Good evening to all. Myself Aradhna Masi and I am MSc Nursing tutor. My specialty is mental health nursing. Today we are going to deal our first topic, that is bulimia nervosa. So start करते हैं इंट्रोडक्शन से. Bulimia nervosa is a serious and potential life-threatening eating disorder characterized by recurrent episodes of binge eating followed by inappropriate compensatory behavior to prevent weight gain. These behavior may include self-induced vomiting, excessive exercise, fasting, or misuse of laxatives, diuretics, or anemias. It is a psychological disorder with significant physical and emotional consequences. सो जब हम बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा की, हमेशा माइंड में क्लियर रख देना कि ये बात हो रही है ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड. ओके, सो जो बुलिमिया नर्वोसा है एक टाइप की बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑफ लाइफ और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. ओके, जिसमें क्या होता है, पर्सन रिकरेंट बिंज ईटिंग करता है विद, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर टू प्रिवेंट वेट गेन. बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ईटिंग डिसऑर्डर में, बहुत स्पेसिफिक है ये आपका बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें कि पर्सन क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिंज ईटिंग करता है, मीन्स अ लार्ज जो पोर्शन होता है फूड का उसे कंज्यूम करता है. उसके बाद उसे क्या रहता है, इस चीज़ का डर भी रहता है कि उसका कहीं वेट गेन ना हो जाए, तो इसलिए जो उसने ढेर सारा खाना खाया है, बिंज ईटिंग करी है, उससे रिलेटेड कंपनसेटरी बिहेवियर शो करता है. मतलब ऐसी मैं कौन कौन सी चीज़ें करूँ कि जितना मैंने खाया है वो मेरे बॉडी में ना लगे. ठीक है, उसके लिए पर्सन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग. ओके, एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज, नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में जितना हमारी बॉडी को नीड है उससे ज़्यादा अमाउंट में एक्सरसाइज का कर लेना. फास्टिंग करना या मिसयूज़ करना किन किन चीज़ों का, लैक्सेटिव्स का, अनीमियास वगैरह का और डायोरेटिक्स का. ठीक है, अब इतने सारे जो फैक्टर्स हैं या इतने सारे जो काम है अगर कोई पर्सन करेगा बिंज ईटिंग के बाद, तो क्या होगा, डेफिनेटली उस पर्सन का फिज़िकल हेल्थ भी डेटोरिएट होगा और साथ ही साथ इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं इंसिडेंट्स की. सो बुलिमिया नर्वोसा इज़ मोर प्रेवलेंट इन एडोलेसेंट, यंग एडल्ट एंड पर्टिकुलरली इन फीमेल्स. अगर इंसिडेंस रेट की बात करी जाए तो बुलिमिया नर्वोसा मेनली हम लोगों को दिखेगा एडोलेसेंट एज ग्रुप में और यंग एडल्ट में. इसमें भी स्पेसिफिकली जो फीमेल्स होती हैं इनको आप लोग ज़्यादा चांसेस देखोगे बुलिमिया नर्वोसा होने के. क्यों? क्योंकि उनको अपनी फिज़ीक को लेके बहुत ही ज़्यादा वो सोचती हैं, तो डेफिनेटली कई बार ज़्यादा सोचने की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से वो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अपनी बॉडी के साथ करने लगते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द एस्टिमेटेड प्रेवलेंस इन वेस्टर्न कंट्रीज रेंज फ्रॉम 1% to 3% ऑफ द पॉपुलेशन. अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करी जाए तो वहाँ पे जो प्रेवलेंस रेट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 1 से 3% है. ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कल्चरल इन्फ्लुएंस, एम्फेसाइजिंग थिननेस एंड पर्सनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस. अगर रिस्क फैक्टर की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कल्चरल इन्फ्लुएंस, मतलब हम लोगों की जो सोसाइटी है या हम लोगों का जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा समाज है, कई बार क्या रहता है कि वहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया सेट है और उस सेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपने आप को नहीं पाते हैं तो हमें लगता है कि हम सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जैसे लड़कियों के लिए ही स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो बॉडी शेमिंग आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे भी बहुत होती थी, जिसकी वजह से क्या होता है, एक टाइप का स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है किसी भी पर्सन के माइंड पर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं,
अपने आप को, अब डेफिनेटली फूड की अगर हैबिट है, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि माइंड में प्रेशर भी है कि लोग मेरे लिए गलत इमेज ना बनाए, गलत ना सोचे, मेरी बॉडी शेमिंग ना करे, इसलिए वो उससे रिलेटेड अपने आप को बचाने के लिए या पतला करने के लिए अपनी जो भी सर्टेन चीज़ें हैं उसको करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स। अगर बिंज ईटिंग की बात करते हैं तो इसे भी हम लोग मेनली दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज पर्जिंग बिहेवियर एंड सेकंड इज नॉन पर्जिंग बिहेवियर। अब सोच रहे होंगे पर्जिंग बिहेवियर क्या है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स इंगेज इन सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और मिस यूज ऑफ लेग्जेटिव, डायूरेटिक्स और एनिमास आफ्टर बिंज ईटिंग। मीन्स लार्ज अमाउंट में फूड को कंज्यूम करने के बाद पर्सन अगर सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग उसे आ नहीं रही है बट वो खुद से इंड्यूस अगर कर रहा है वॉमिटिंग को, या फिर मिस यूज़ कर रहा है किसी भी टाइप का लेग्जेटिव या अनीमा वगैरह का यूज़ कर रहा है ताकि बॉडी में जितना भी मैंने चीज़ खाया है वो जल्दी से बॉडी के बाहर पास आउट हो जाए, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फूड का कंजम्पशन हो। तो ये जो टाइप है, मतलब हमने लार्ज अमाउंट में किसी फूड को कंज्यूम किया, उसके बाद क्योंकि मुझे गिल्ट है और मैं तुरंत ही उस चीज़ों को बॉडी से निकालना चाह रही हूँ, है ना? अलग अलग रूट है, वेदर इट इज़ आपका पर्जिंग जो बिहेवियर है, वॉमिटिंग सेल्फ इंड्यूस आप करवा रहे हो, या फिर अनीमा वगैरह के थ्रू बॉडी से बाहर तुरंत निकलवा रहे हो, तो ये जो टाइप है आपका ये पर्जिंग टाइप में आएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन पर्जिंग बिहेवियर। ठीक है, नॉन पर्जिंग में क्या है, अब फूड कंज्यूम तो कर लिया है बट उससे बॉडी के बाहर नहीं ले जाया जा रहा है। ठीक है, वॉमिटिंग नहीं करा जा रही है, अनीमा डायरेटिक्स नहीं यूज़ किए जा रहे हैं, बट कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें करी जा रही हैं जिससे मेरे वेट में, उस पर्सन के वेट में क्या है, कमी आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ पर्जिंग इंडिविजुअल यूज़ फास्टिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज टू कंपनसेट ऑफ बिंज ईटिंग। बहुत अमाउंट में फूड खा लिया है तो क्या करेगा, पर्जिंग बिहेवियर तो नहीं शो कर रहा है लेकिन कुछ और चीज़ें करेंगे, जैसे ढेर सारा फास्ट रख लो तो क्या है, जितना खाया है वो मैनेज हो जाए, या फिर एक्सरसाइज नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में करेगा पर्सन। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं, फर्स्ट हमारा पर्जिंग टाइप है, सेकंड इज नॉन पर्जिंग टाइप। अब हम लोग बात करते हैं इटियोलॉजी की, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ बुलिमिया नर्वोसा इज मल्टीफैक्टोरियल, लाइक फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर में इंक्रीज रिस्क। डेफिनेटली अगर ईटिंग डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली चांसेस होंगे कि फर्दर जनरेशन में ये कंडीशन अराइज हो। ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एज ऑलरेडी हम लोगों ने एक क्लास में कवर किया था कि किसी भी टाइप का अगर मेंटल डिसऑर्डर होगा तो कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अल्ट्रेशन इन ब्रेन केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामिन प्ले अ रोल। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सेरोटोनिन और डोपामिन के लेवल में भी क्या होगा, अल्ट्रेशन होगी, चेंजेस आएंगे। ठीक है, थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक लो सेल्फ स्टीम, परफेक्शनिज्म, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी कंट्रीब्यूट टू डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन का लोअर सेल्फ स्टीम है, ठीक है, उस कंडीशन में मतलब अपने आप को, खुद की जो सेल्फ इमेज है, ठीक है, उसको लेके बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस है पर्सन, हल्का सा भी अगर चीज़ें आगे पीछे होंगी तो वो हैंडल आउट नहीं कर पा रहे हैं, लोअर सेल्फ स्टीम है। ठीक है, या फिर परफेक्शनिज्म है, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए है, या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी डिजीज़ कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल फैक्टर, मीडिया पोर्ट्रे ऑफ आइडियल बॉडी टाइप एंड पीयर प्रेशर इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी। ठीक है, मीन्स क्या, अगर जो, जैसे आप लोग रील वगैरह तो देखते ही होंगे, ठीक है, तो एक मीडिया ने एक अलग पोर्ट्रे बना रखा है कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए, एक लड़के को कैसा होना चाहिए, क्या बॉडी टाइप अच्छा होता है, क्या नहीं होता है, तो एक इमेज जो है वो पर्सन के माइंड में सेट होती है
और इसकी वजह से भी ये एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, इससे स्पेसिफिकली जो भी हमारे यंग जनरेशन है या जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीयर प्रेशर। जिस भी एरिया, जो भी हमारे पीयर लोग हैं, मतलब कि कह सकते हैं जैसे कलीग्स हो गए या आपके साथ के स्टूडेंट वगैरह हो गए, जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम बिताते या जो हमारी एज ग्रुप के होते हैं, ठीक है, उनका भी प्रेशर बहुत हायर रहता है, ठीक है। क्यों हायर रहता है? क्योंकि अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी थर्ड पर्सन में देखते हैं तो हम लोग तुरंत उसे मिसजज करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में अपना है चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये सब कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ कंडीशन अराइजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे अगर किसी को ये कंडीशन है आपकी बुलिमिया नर्वोसा की, ओके। So first is recurrent episode of binge eating with sense of loss of control. Means आपको देखने को मिलेगा कि रिकरेंट बिंज ईटिंग कर रहा है पर्सन, उसके अलावा उसका जो कंट्रोल करने का सेंस है वो भी क्या है, लॉस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्री ऑक्यूपेशन विद बॉडी वेट एंड शेप। मतलब प्री ऑक्यूपाई कर चुका है, बॉडी वेट भी है, शेप में भी क्या है, डिसबैलेंस है, ऐसे पर्सन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, यूज़ ऑफ लैक्सेटिव, डायूरेटिक्स और एक्सेसिव एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें से जो आपका एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर पर्सन करेगा वो तो आपको शो हो ही जाएगा। उसके अलावा सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या लैक्सेटिव का जो यूज़ है ये आपको तुरंत देखने को नहीं मिल सकता, बट इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो पर्सन है या तो जब भी खाना खाएंगे तुरंत ही आपको बाथरूम में भागते हुए दिखाई देंगे ताकि वो तुरंत उसे वॉमिट आउट कर दे, या फिर डायूरेटिक्स का यूज़ कर ले या लैक्सेटिव्स का यूज़ कर ले ताकि बॉडी के बाहर जो भी उन्होंने खाना खाया है वो चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज dental erosion and enamel damage due to the repeated exposure of stomach acid। अब क्योंकि रेगुलर अमाउंट में या रेगुलर टाइम पर पर्सन वॉमिटिंग कर रहा है, पर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसकी वजह से जितना भी अपना गैस्ट्रिक कंटेंट है वो माउथ के थ्रू ही बाहर जाएगा। तो एसिड क्योंकि वो टीथ पर टच कर रहा है तो डेंटल इरोजन होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर एनामल जो है टीथ की उसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन लाइक हाइपोकैलेमिया। अब डेफिनेटली अगर बॉडी के बाहर फूड जा रहा है, वेदर वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग हो या फिर लैक्सेटिव का यूज़ हो, तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, और अगर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं, स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक जो हमारे होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज सच एज ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड एसिड रिफ्लेक्स। अब क्योंकि वॉमिटिंग कर रहा है या क्या बोलते हैं एनीमा वगैरह का यूज़ कर रहा है पर्सन, तो ऐसी कंडीशन पर ब्लॉटिंग होने के चांसेस, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस और एसिड रिफ्लेक्सेस आने के चांसेस, गर्ड जो प्रॉब्लम है दिखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज स्वॉलन सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जो सैलिवरी ग्लैंड है वो भी स्वॉलो दिखेगी पर्सन की। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, अगर फीमेल में बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि फूड एक्सेसिव अमाउंट में वो ले भी रही है और पर्जिंग बिहेवियर भी शो कर रही है, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेंसेस साइकिल में नेगेटिवली वेरिएशन आएगा ही आएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को लेना है पर्सन का हिस्ट्री कलेक्ट करना है। एज ऑलरेडी आपको पता होगा जब हम लोग मेंटल हेल्थ में हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं तो हमें दो लोगों से हिस्ट्री लेनी रहती है। फर्स्ट जो पेशेंट आपके पास आया है
उससे तो हमें हिस्ट्री कलेक्शन करना ही है। और साथ ही साथ जो हमारा इन्फॉर्मेंट है, जो भी पेशेंट के साथ एक सेकंड पर्सन, उसका घर का रिलेटिव या स्पेसिफिक वो बंदा जो उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसको उसकी सारी एक्टिविटी के बारे में पता रहता है। सो हम लोगों को दो हिस्ट्री कलेक्शन में दो लोगों से पूछताछ करनी रहती है। फर्स्ट जो पेशेंट से तो हम करेंगे नॉर्मली जैसे अदर केसेस में करते हैं, बट साथ ही साथ इन्फॉर्मेंट से भी डेटा कलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन। अब क्योंकि पर्चिंग बिहेवियर है तो पर्सन में क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होने के भी चांसेस है, डिहाइड्रेशन वगैरह भी होने के चांसेस है। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी टेस्ट। अब लेबोरेटरी फाइंडिंग में हम लोग को देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, बॉडी फ्लूइड का अमाउंट कम है, तो डेफिनेटली जो ब्लड से रिलेटेड इशू भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ब्लड का अमाउंट कम हो सकता है, उसके अलावा शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसमें हम लोगों को करना है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पेशेंट का, देन ईसीजी। किसी भी टाइप की कोई कार्डियक एबनॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो कार्डियक एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें ईसीजी करना भी ज़रूरी रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सिवियरिटी के बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन है हमारी बिंज ईटिंग का और बुलिमिया नर्वोसा का। ठीक है, सो सिवियरिटी के बेसिस पे इसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड एक्सट्रीम। ठीक है, माइल्ड में क्या है, अगर कोई भी पर्सन पर वीक 1 से 3 एपिसोड पर्चिंग बिहेवियर शो कर रहा है या नॉन पर्चिंग बिहेवियर शो कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग माइल्ड की कैटेगरी में रखेंगे। अगर पर्सन 1 वीक में 4 to 7 टाइम्स पर्चिंग बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको हम लोग मॉडरेट में रखेंगे। सेम अगर 1 वीक में पर्सन 8 to 13 एपिसोड शो कर रहा है, वेदर इट इज़ पर्चिंग और नॉट पर्चिंग, देन इट इज़ सीवियर कंडीशन। और अगर 14 से ज़्यादा टाइम है, 1 वीक में 14 से ज़्यादा एपिसोड को शो कर रहा है, तो वो एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन को शो करेगा। ठीक है, सो सिवियरिटी के बेसिस में इसको 4 टाइप्स में बांटा गया है, माइल्ड 1 to 3 पर एपिसोड 1 to 3 एपिसोड पर वीक में। सेकेंड इज मॉडरेट 4 to 7 एपिसोड पर वीक। थर्ड इज सीवियर 8 to 13 एपिसोड पर वीक। एंड लास्ट इज एक्सट्रीम, दैट इज 14 और मोर एपिसोड पर वीक। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि क्या क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। सो फर्स्ट इज आपकी साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉग्निटिव थेरेपी पेशेंट को देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे कि सीबीटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, किसी भी पर्सन के थॉट पर पहले काम करना है। अगर उसके थॉट को ही आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल थेरेपी, एड्रेसिंग अंडरलाइनिंग द सोशल एंड रिलेशनशिप इशू। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी इशू है, इसको हमें डील अप करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत प्रॉब्लमैटिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से पर्सन में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा डायलेक्टियल बिहेवियर थेरेपी, हेल्प विथ इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है, इमोशनल रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए डीपीटी हम लोग करते हैं। देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एसएसआरआई प्रोवाइड कर सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर, एंटीसाइकोटिक, ये सारी जो मेडिकेशन है पेशेंट के सिम्टम्स के बेसिस पर हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। देन है हमारा न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन। रिहैब में हम लोगों को क्या करना है, एक बैलेंस ईटिंग पैटर्न पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है।
ठीक है। और उससे रिलेटेड एजुकेशन भी देनी है कि कितना आप मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम करोगे जो आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल है। ठीक है। एक मील प्लानिंग जो भी डाइटिशियन हॉस्पिटल में अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग एक मील प्लानिंग हर इंडिविजुअल की अलग बनवानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में जो मेडिकली साइन एंड सिम्टम है लाइक इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया या फिर डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है। इन सबको हम लोगों को करेक्ट करना है। नेक्स्ट, अगर कोई भी हमें कार्डियक एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी तो उसे भी हम लोगों को सही करना रहेगा। ठीक है। फिर है सपोर्टिव ग्रुप्स एंड फैमिली थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। ओके। सो ये कंडीशन थी आपकी बुलिमिया नर्वोसा। इसके बाद हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है डेट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये भी एक टाइप का फूड डिसऑर्डर या ईटिंग डिसऑर्डर में ही आएगा जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील। सो आपको मेरी क्लास कैसी लगी उसके बारे में प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।